नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं। रोहतक लोकसभा को लेकर लगातार है दोनों नेताओं के चुनाव प्रचार जारी हैं, अरविंद शर्मा के भी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के भी। 14 दिन मात्र शेष हैं, 15वें दिन है, अब से वोटिंग है वो रोहतक लोकसभा चुनाव को लेकर हो जानी है। हमारे साथ जज्जर से वरिष्ठ पत्रकार संजय भाटिया जी हैं, जो लगातार न केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जो दौरे चलते रहते हैं उनको बारीकी से कवर करते हैं, बल्कि खासा अनुभव भी रखते हैं। जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजनीति की शुरुआत की थी तब से लेकर अब तक, और अब तक अगर अरविंद शर्मा के चुनाव प्रचार को आप देखिएगा तो दोनों नेताओं में खासी भिन्नता है वो नजर आती है। जहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लगातार अपनी छवि को लेकर, अपने व्यवहार को लेकर लगातार वोट मांग रहे हैं, वहीं शायद ऐसा लगता है कि अरविंद शर्मा इस बात को बाखूबी समझ चुके हैं कि चुनाव है वो फंस गया है। चुनाव है, उन्होंने जितनी भी कोशिश कर ली, शायद ये चुनाव पिछली बार से बेहद है वो अलग होने वाला है। क्योंकि अरविंद शर्मा के आप जिस तरीके के भी बयान देखिएगा कि अरविंद शर्मा जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने चुनाव में एक मुद्दा बनाया जो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के जो कुछ कहे हुए शब्द थे बेरी रैली से उनका। अभी कुछ ही दिन पहले कबलाना गांव में जो विरोध हुआ तो वहां पर अरविंद शर्मा कहते हैं कि मैं 4 बार का सांसद हूं, मैं काली कातरों से घबराता नहीं हूं। तो अरविंद शर्मा से हम पूछना चाहते हैं कि वाकई में अगर आप 4 बार के सांसद हैं तो आपको ये पता होना चाहिए था कि जब महम का कार्गो एयरपोर्ट उठा के ये सरकार जेवर में ले जा रही थी तो आपने रोहतक की जनता के हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। और वाकई में जब कोसली जैसा विधानसभा क्षेत्र जब आपको इतना प्यार देता है, इतनी हजार वोटों से जिता के है, वो आपको यहाँ से विजयी बनाता है और जिनसे आप वायदा करते हैं कि मैं आपको अहिर रेजिमेंट दूंगा, लेकिन उसके बदले में आप देते हैं इतने जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है अहिरवाल क्षेत्र। ना केवल अहिरवाल क्षेत्र बल्कि जज्जर जिले को सैनिकों की नर्सरी कहा जाता है और पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में तो किसान के हर घर में ये सपना देखा जाता है कि जैसे ही +2 के बाद फौज या पुलिस में है भर्ती हो जाते हैं। तो उन लोगों को आप क्या देते हैं? उन लोगों को आप अग्निवीर देते हैं। अब देखिएगा, अगर आप अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति में एक अंतर समझिएगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक रोहतक लोकसभा के नेता के रूप में है वो जाने जाते हैं, लेकिन अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग रहा हूं, मैं उनका नुमाइंदा हूं। नेता और नुमाइंदा होने में खास फर्क है जो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं। जो नुमाइंदे होते हैं ना, नुमाइंदे कभी भी आपके हक की बात है किसी से छीन कर नहीं ला सकते। नुमाइंदे कभी भी आपके लिए वो लड़ाई है वो नहीं लड़ सकते। और शायद नुमाइंदा होने का ही ये खामियाजा है जो रोहतक लोकसभा की क्षेत्र की जनता को अग्निवीर के रूप में मिला, जो यहाँ से लगातार पायलट प्रोजेक्ट है, चाहे बाड़सा एम्स की बात कर लो, यहाँ से लगातार जाते रहे। और एक खास बात और है कि क्या अरविंद शर्मा इस बात को साबित कर पाएंगे कि वो 4 बार के बेशक से सांसद हैं, लेकिन जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा पिछला चुनाव हारे लेकिन पूरे 5 के 5 साल है वो रोहतक लोकसभा में जनता के बीच में रहे। क्या अरविंद शर्मा अगर चुनाव हार जाते हैं तो क्या आगे की राजनीति वो यहीं करेंगे? ये कई बड़े सवाल हैं। संजय भाटिया जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। और मेरा पहला ये सवाल है, अब 15वें दिन वोटिंग हो जानी है। संजय भाटिया जी ना केवल शहरी वोट बैंक पर खासी नज़र रखते हैं बल्कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जो दौरे चल रहे हैं सर, उसमें भी आप ग्राउंड पर सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो क्या कहा जाए, फंस गया है अरविंद शर्मा का चुनाव रोहतक लोकसभा से? देखिए प्रवीण जी, मैं पिछले काफ़ी दिन से देख रहा हूँ जिस प्रकार से चुनाव प्रचार चल रहा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत आगे निकल चुके हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा से। और मुझे हैरानी होती है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की नंबर 1 पार्टी है, पन्ने तक हमारा जो है कार्यकर्ता है। लेकिन झज्जर शहर की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से अब ये अपना रैलियां वगैरह निकाल रहे हैं, 50 या 60 आदमी होते हैं, तो वो कार्यकर्ता कहाँ पर है? वो बूथ वाला कार्यकर्ता कहाँ है? वो पन्ना कहाँ है? जबकि अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को देखा जाए, बड़ी ये भी हैरानी की बात है कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है और लोग निकल कर आ रहे हैं। तो बेनिफिट दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी रैलियाँ तो सफल जा रही हैं, डोर टू डोर भी सफल जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है कार्यकर्ताओं के मामले में, उसका कार्यकर्ता नदारत है। वही 4-5 चेहरे उनके साथ होते हैं, और लेकिन वो साहस भी नहीं कर पा रहे हैं शहर के अंदर डोर टू डोर अभियान करने का। और शायद 1 या 2 उन्होंने एक प्रकार से छोटी रैलियाँ ही निकाली हैं पूरे बाजार से, जिसका कोई प्रभाव होता जज्जर में दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। और अमित शाह 17 तारीख को भाटिया साहब वो जज्जर आ रहे हैं। अब शायद ये लगने लगा है अरविंद शर्मा को भी कि अरविंद शर्मा के नाम से ये चुनाव है नहीं निकलेगा। और अमित शाह हैं, अब आ रहे हैं, पिछली बार भी ये लोग आए थे, उससे कितना प्रभाव है वो पड़ेगा?
प्रवीण जी, पिछले 2019 का जो चुनाव था, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, उसमें सबसे बड़ा आज मैं कह ही दूं आपको, 2016 में जो जाट आरक्षण का मामला चला था तो उसका सीधा प्रभाव 2019 वाले चुनाव में स्पष्ट था। लेकिन अब इन 5 सालों के अंदर जिस प्रकार से ये डॉक्टर अरविंद शर्मा हैं, वो गांव वाले तो कहते हैं ना भी हमारे पास धन्यवादी दौरा करने नहीं आए, शहर की भी यही है, शहर के लोग भी यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब दिखाई बहुत कम दिए यहाँ पर। अब जो आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, ये चुनाव अब इतना आगे निकल चुका है कि प्रधानमंत्री भी आएंगे ना, तो 5-7% का मैं मानता हूँ अपने अनुभव के अनुसार। अमित शाह का आना ठीक है, वो अच्छे रणनीतिकार तो हैं अमित शाह, लेकिन अच्छे वक्ता नहीं जी। अगर अमित शाह की जगह अन्य किसी अच्छे वक्ता गडकरी जी हैं या राजनाथ सिंह जी हैं जो कि अच्छे भाषण देते हैं, उनसे तो मैं मान सकता हूँ फ़र्क पड़ सकता है। हाँ, वो यहाँ आकर किस प्रकार का भाषण देते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अमित शाह के आने के बाद माहौल एकदम बदल जाएगा, ये नहीं, मुझे नहीं लगता है जी। भाटिया जी, आप क्या मानते हैं, पिछली बार ये लगभग क्लियर था कि रोहतक है वहां पर कांटे का मुकाबला है, बाकी जो 9 सीट है वो एक तरफा है, बीजेपी की तरफ जा रही हैं। तो ऐसे में बीजेपी के जो तमाम नेता थे वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर रोहतक लोकसभा में पूरा फोकस है उन्होंने रखा था। लेकिन अब की बार कहा जा रहा है भिवानी महेंद्रगढ़ हुई, सिरसा की सीट हुई, सोनीपत की सीट हुई, हिसार की सीट हुई, रोहतक की सीट हुई, फरीदाबाद की सीट हुई, इन पर कांटे का मुकाबला है। तो एक दबाव है, यहाँ से भी कम हो रहा है। और जो सेफ सीट बताई जा रही है, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, करनाल की बताई जा रही है, राव इंद्रजीत साहब हैं, उनकी सीट बताई जा रही है। तो भाजपा इस बार शायद पूरी ताकत है वो रोहतक में नहीं लगा पाएगी और ना अब तक लगा पा रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, आपने बता ही दिया है कि कांग्रेस आज से जब तक इनकी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई थी तो हम सिर्फ रोहतक की चर्चा करते थे। कोई भी चैनल है, कोई भी डिबेट होती थी तो सिर्फ रोहतक को लेकर होती थी। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने 10 के 10 9 के 9 प्रत्याशी उतारे हैं, उसके बाद मैं कह रहा हूँ करनाल की भी चर्चा होने लगी है कि दिव्यांशु बुद्धि राजा 31 साल का एक युवा है, बोलने में बड़ा अच्छा वक्ता है, और हमने वहाँ से रिपोर्ट में मंगवाई है तो कोई ये नहीं कह सकते उसका बिल्कुल डाउन गया हुआ चुनाव है। झज्जर है, जो रोहतक है, गुरुग्राम के अंदर चलो वो ठीक है, राव साहब का राजा साहब हैं तो उनका तो एक अलग प्रभाव है, उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहता क्यों, तो वो चाहे बेशक कांग्रेस से कोई भी प्रत्याशी आए तो इंद्रजीत जी का वाकई में प्रभाव है, जो मैं प्रभाव। हाँ, जैसे अब सिरसा का है, शैलजा के आने के बाद बड़ा बदलाव हुआ है। तो इन सभी समीकरणों का जैसे आपने बताया कि 10 में से 5, अब जाना तो उनको नेता तो वहाँ पर भी 2-4 ही तो हैं। हम लोग एक हवा बना रहे हैं कि बीजेपी के सारे लीडर आ जाएंगे। भाई अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, राजनाथ सिंह है और गडकरी जी हैं। इन 5 के अलावा छठा कौन सा नेता ऐसा जो इतना प्रभावशाली वक्ता है जिसको लोग सुनना पसंद करेंगे? भाई 5 तो अब हैं ही ये, तो या एक अमित शाह जी यहाँ आ जाएंगे, एक आधी रैली इनकी और होगी। लेकिन अब जो पूरा देश का चुनाव का समीकरण देखा जाए, आप भी देखते होंगे कि जो बीजेपी बड़ा धाड़ करती थी 400 वो 400 से पीछे हट चुके हैं। अब 400 प्रधानमंत्री के मुँह से कभी नहीं निकलता कि 400 पार। जो उनके जूनियर लीडर हैं वो भी मान चुके हैं कि 400 वाला तो एक गुल्ला ही था। तो देश के भी हालात मुझे बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हरियाणा में तो खैर मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस बड़े मजबूती के साथ 4 या 5 सीटें जो हैं आज के समय में चल रही है। भाटिया जी, देखिए अब रोहतक लोकसभा में बेरी काफ़ी एडवांस है वो नज़र आ रही है, गढ़ी किलोई सांपला तो खैर है ही, महम से है वो बेहतर नज़र आ रहा है, झज्जर बादली से भी लीड बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कोसली का भी ये कहा जा रहा है कुछ डाउन है, और बहादुरगढ़ और रोहतक शहर को किस तरीके से है वो देखा जाए। प्रवीण जी, अब तो मैं आपको बताऊं, 3-4 दिन पहले की बात है, रोहतक हम गए हुए थे। रोहतक जो प्रॉपर शहर है ना, और विशेषकर मैं जाति का नाम लूँ तो पंजाबी जाति है, उसके अंदर अब विभाजन हुआ है। यानी कि जो पिछले टाइम में 90% लोग बीजेपी के साथ थे वो अब घटकर जो है आधा 50% या 60%, मतलब आधा आधा हो गया। तो मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा लाभ दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक शहर से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और झज्जर शहर की अगर बात करूँ तो जो कमज़ोर वर्ग है, देखिए वो कहीं ना कहीं किसी दबाव में होता है, लेकिन अंदर अंदर जो है अब वो खुलकर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वो खुलकर कहने लगे हैं कि भाई बीजेपी ने हमारे लिए इन 5 सालों में क्या किया। ठीक है, हमने एक बार उनको आजमा कर देख लिया, लेकिन जो हमारी एक इच्छा थी दिल की, वो बीजेपी आएगी हमारे लिए ये करेगी, तो उसमें तो वो जो बोला कांग्रेस से भी बुरा हाल हो गया हमारा। तो वो धीरे धीरे वापस, शहर की बात कर रहा हूँ, झज्जर शहर की, तो लौटकर कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो रोहतक लोकसभा सीट का ये तमाम रुझान है वो
हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, एक दिन में कम से कम 20 से 22 गांवों के दौरे हैं तबातोड़ अपने वो लगातार वो कर रहे हैं। और इन्हीं दौरों के बाद है वो अरविंद शर्मा बेहद दबाव महसूस कर रहे हैं। हालांकि बेशक से अरविंद शर्मा इस बात को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन अरविंद शर्मा बेहद दबाव है वो महसूस कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे युवा पत्रकार हैं भारती कवलाना, जो लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जो ग्रामीण अंचल के जो दौरे हैं उनको वो बखूबी कवर कर रहे हैं। ग्रामीणों से बात कर रहे हैं, ग्रामीणों से सर्वे भी कर रहे हैं। और कई बातें देखिए ऐसी हो जाती है कि कैमरे के सामने कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ लोग उतना खुल के हैं नहीं बोल पाते हैं, लेकिन कैमरे के इतर भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं। भारती, आप कैमरे पे तो लगातार लोगों से पूछ ही रहे हो, रोहतक लोकसभा के जो वोटर हैं उनसे, कैमरे से इतर होके भी कुछ बातें होती हैं, कितना फ़र्क महसूस कर पा रहे हैं अब की बार? सर, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। जिस तरह से हम लगातार है दिन भर में 10 या 12 गांव को कवर करते हैं और जब कैमरे के सामने बैठते हैं तो लोग वही खुल के सामने आते हैं जो एक तरफा ये कहीं भी उनको अगर खड़ा किया जाए तो बोलेंगे। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ये बात मानते हैं कि हमें काम धंधा अपना जमाना है या काम कुछ निकलवाना, कुछ इस सोच के भी होते हैं। लेकिन जब हम उनसे बातचीत करते हैं कि एक्चुअली रिपोर्ट क्या है, तो यही बोलते हैं कि देखिए पिछली बार एक हवा था कि मोदी लहर कहें या कोई हवा कहें या किसी तरह से भी आप लगाएं, वो गलतियां हो गई थी। उसके बाद हमने जो महसूस किया ये यही था कि हमने गलती की है और गलती को अब की बार हम सुधारेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में आप देखना गाँव से जाएंगी। और बात करूं मैं शहर की, तो शहर में भी बहुत ज़्यादा बदलाव है जी। अभी भाटिया जी कह रहे थे कि बेशक से बड़े नेता आ जाएं, जैसे अमित शाह जी हैं वो 17 तारीख को आ रहे हैं, तो भाटिया जी जैसे अभी कह रहे थे अब लगभग चुनाव है, दीपेंद्र हुड्डा का आगे है वो निकल चुका है, अब शायद ही इतना ज़्यादा फर्क है वो पड़े। तो क्या अब मान लिया जाए कि दीपेंद्र हुड्डा का जो चुनाव अब है वो लास्ट तक ऐसे ही है, वो रहने वाला है और वो आगे निकल चुके हैं मुकाबले में? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाटिया सर की चुनाव है वो काफ़ी आगे निकल गया है। वो कारण ये है कि देखिए हमने झज्जर की रैली थी वो भी ग्राउंड जीरो पे जाके देखी, क्योंकि सीएम कोई छोटा नेता नहीं होता है। अगर आप सूबे के सीएम हैं, अगर वहीं आप क्राउड नहीं ले पा रहे, जनता नहीं जा रही, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी है। उसके बाद फिर आप बेरी और बादली में अपनी जनसभा करते हैं, एक रैली करते हैं, वही काम है, वही नाराज़गी है जनता की, वो वहाँ दिखाई देती है। चाहे बेरी में कहूँ बहुत कम जनता थी, बादली में भी बहुत जनता थी। अगर एक सीएम का प्रभाव जनता नहीं मानती तो शायद मैं मानता हूं कि सेंटर के मिनिस्टरों का भी वो ज़्यादा यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो रोहतक लोकसभा पर ये हमने एक चर्चा रखी थी और ख़ास तौर से यही मुद्दा है जो सबसे अहम है कि नुमाइंदे और नेता में काफ़ी फ़र्क होता है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से नेता हैं, जबकि अरविंद शर्मा यहाँ से नुमाइंदे हैं। और नुमाइंदे कभी भी प्रधानमंत्री के सामने आपके हक की आवाज़ के लिए है वो नहीं लड़ पाएंगे। नुमाइंदे कभी भी किसी की जेब से जो आपके हक की चिट्ठी है, जो कागजात हैं, वो कभी निकाल कर नहीं ले पाएंगे। नुमाइंदे कभी भी आपके लिए सड़कों पर नहीं उतर पाएंगे। नुमाइंदे कभी भी आपके हकों के लिए सत्ता से नहीं टकराएंगे। और शायद यही जो चीज़ें हैं, रोहतक लोकसभा से लगातार जितने भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के ड्रीम प्रोजेक्ट थे वो लगातार एक के बाद एक जाते रहे, लेकिन नुमाइंदे कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये नहीं बोल पाए कि आप कम से कम ये देखिए कि आप हमारे लोकसभा के साथ क्या कर रहे हो। बाड़सा जो एम्स था उसमें कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ साथ कई अन्य इंस्टीट्यूट हैं वो भी आने वाले थे, काफ़ी रिसर्च सेंटर हैं यहाँ पर आने वाले थे। लेकिन अरविंद शर्मा कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये नहीं कह पाए कि रोहतक लोकसभा के ये प्रोजेक्ट कहाँ हैं। महम में कार्गो एयरपोर्ट था जो इस पूरे एरिए में ही जो खेती किसानी के माहौल को पूरी तरीके से बदल के है वो रख सकता था। लेकिन अरविंद शर्मा कभी भी जाके ये नहीं कह पाए कि हमारे इलाके का, जहाँ से मैं सांसद हूँ, वहाँ के प्रोजेक्ट को उठा के आप जेवर में हैं क्यों ले जा पा रहे हैं। और वैसे भी रोहतक ने अभी तक राजनीति में बड़े बड़े नाम दिए हैं। आपको याद होगा चौधरी देवीलाल जब रोहतक से राजनीति करते थे तो देश के उप प्रधानमंत्री के पद तक गए थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर राजनीति करते थे तो रोहतक को विकास के मामले में बिल्कुल देश की अग्रणी सीटों में है उन्होंने लाके खड़ा कर दिया था। लेकिन जब से रोहतक लोकसभा क्षेत्र में नुमाइंदों की राजनीति होने लगी है उसके बाद हर मामले में है वो लोकसभा क्षेत्र है पिछड़ता जा रहा है। शायद यही मुद्दा है और इसी मुद्दे पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव है वो अप है, वो बताया जा रहा है। धन्यवाद।